हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेमिक सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स वगैरह देखी थी, जैसे स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह हमने पढ़ा था, कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन कौन से होंगे। आज हम एक तो वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, हीट एंड इंटरनल एनर्जी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कुछ एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का अपना टॉपिक कुछ ये रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक तो दो चीजें पढ़ाई थी। एक तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बताया था, ठीक है, कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट जो है वो सेम रहे। ठीक है, द प्रोसेस इन विच the process in which in which initial and final state remain same। ठीक है, अब जब साइक्लिक प्रोसेस होगी तो एक चीज बताओ, जब साइक्लिक प्रोसेस होगी तो स्टेट फंक्शन जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेट में जो डिपेंड करती है, तो वो स्टेट फंक्शंस वाली प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी। तो इन साइक्लिक प्रोसेस स्टेट फंक्शन वेरिएबल्स रिमेन जीरो। ठीक है, स्टेट फंक्शंस की वैल्यू क्या रहती है, जीरो, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। तो यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्योंकि ये सब की सब कैसी प्रॉपर्टी थी, ये सब की सब कैसी प्रॉपर्टी है, ये सब की सब स्टेट फंक्शन है। कैसे हैं, स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन जो है वो क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस ऑल स्टेट फंक्शंस रिमेन जीरो एंड पाथ फंक्शन रिमेन्स नॉन जीरो। ठीक है, एंड पाथ फंक्शंस रिमेन्स नॉन जीरो। ठीक है, तो पाथ फंक्शन कौन कौन से थे, एक तो वर्क था एंड हीट था। ठीक है, एंड वर्क ले लो, हीट ले लो, और हीट कैपेसिटी भी ले सकते हो। ठीक है, एंड हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ वो टर्म्स है जो साइक्लिक प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पढ़नी है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्या पढ़नी है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। देखो, अब यहाँ पर आपको समझना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीजें नहीं है जो बचपन में पढ़ते आए हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नया पार्ट है, कुछ अलग सा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, देखो, द रिवर्सिबल प्रोसेस the process which completes in number of steps। ठीक है, the process which completes number of steps। ठीक है, completes in number of steps is called reversible process। उसको क्या बोला जाता है,
रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि जो ड्राइविंग फोर्स है और जो ऑपोजिंग फोर्स है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट रहेगा। यानी कि द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली स्मॉली। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम, ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। ठीक है, यानी कि जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो ऑपोजिंग फोर्स से इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, इनफाइनाइटली सॉरी ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। उसके बाद ये जो है कंप्लीटली आइडियल प्रोसेस है। ठीक है, कंप्लीटली आइडियल प्रोसेस यानी कि हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन इनफाइनाइटली स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस या यूं मैं इसमें इसमें जो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो आइडियल होती है। देखो ये केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करनी है, ना कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और यहाँ पे देखो, इन रिवर्सिबल स्टेप सॉरी इन रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेप। ठीक है, किसी भी स्टेप पर वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है। हर स्टेप, किसी भी स्टेप के दौरान वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स में चल रहा है ना प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोसेस चल रही है, तो पहले स्टेप में भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, सेकंड स्टेप में भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, थर्ड स्टेप में भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, फोर्थ स्टेप में भी इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस व्हिच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। ठीक है, द प्रोसेस व्हिच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इरिवर्सिबल स्टेप बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। उसके बाद इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होता है opposing force से। इन दिस प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन opposing फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? opposing फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है या ग्रेटर होता है ड्राइविंग फोर्स से, तभी तो रिएक्शन एक ही स्टेप में फटाफट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और रिएक्शन शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होती है। रिएक्शन कंप्लीट्स इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रिएक्शन कंप्लीट्स इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ये हो गई इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात। ठीक है, अब आगे देखो, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्क पर। वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब देखो, वर्क आप लोग जानते हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को एल ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, प्रेशर इनटू एरिया। तो पुट करो, फोर्स की जगह क्या पुट करोगे, प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इधर देखो, थोड़ा सा समझो चीजों को, कि जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, यहाँ पर आपने गैस भर रखी है कोई, ठीक है, और यहाँ पर एक पिस्टन है, और ये जो है एक मूवेबल पिस्टन है। क्या है ये, मूवेबल पिस्टन। ठीक है। तो अभी अगर मैं लेंथ की बात करूं, ग्राउंड से लेकर इस तक की लेंथ, तो ये है एल, ठीक है। और अगर इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे मूव करवा दिया जाए, इस पिस्टन को यहां तक मूव करवा दिया जाए, इस पिस्टन को ऊपर से यहां तक मूव करवा दिया जाए, तो यानी कि आप यहां से क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। ये हो गया आपका एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जो बाहर से प्रेशर लगाया गया है। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, और ये जो लेंथ आएगी, ये मान लेते हैं L2 है, ठीक है। और ये जो है आपकी L1 लेंथ है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, तो एरिया इंटू लेंथ हम जानते हैं कि एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, एरिया, वेयर ए इक्वल्स टू एरिया, ठीक है। एल इज लेंथ, ठीक है। और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है आपका, वॉल्यूम। तो क्या यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा वी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज इन वॉल्यूम को क्या लेके चलेंगे, V2 माइनस V1, ठीक है भाई, चेंज ही तो हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ P V2 माइनस V1। बात समझ में आ रही, वर्क को, तो वर्क आ जाएगा यहाँ पर मेरे लिए P डेल्टा V, ठीक है। वर्क क्या आ गया मेरे लिए, P डेल्टा V। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर ये P जो है ये क्या है हमारे लिए, एक्सटर्नल फोर्स। क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ रही है। और इन जनरल ये चीज ध्यान रखना, इन जनरल जो है हम वर्क को माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लेके चलते हैं। अब ये आगे माइनस क्यों लिया हुआ है, तो ये आगे हम समझेंगे जब काम आएगा, ठीक है। पी डेल्टा वी कैसे आया है ये चीज आप ध्यान रखना। और ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हमने क्यों लिखा है, ये जो माइनस का जो कॉन्सेप्ट है ये हम अभी समझेंगे, ठीक है। चलो, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया वर्क की बात। तो वर्क में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब नेक्स्ट हीट की बात करते हैं। हीट क्या होती है, अच्छा एक चीज और, जब आप मान लीजिए वर्क जो है, अब आप दो कंडीशन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन वाइन की भी हम बात कर लेते हैं कि वर्क अगर आप वर्क डन बाय द बॉडी कर रहे हो या सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसका नेगेटिव लोगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बातें कर रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन, ये अभी जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे ना, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे कि कहाँ हमने क्या बात कर रखी है, ठीक है। और अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैल्यू ली जाएगी पॉजिटिव। क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम बात करने वाले हैं हीट की। हीट क्या होती है, तो हीट सब जानते हो, ठीक है। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मान लीजिए दो सिस्टम है, ठीक है, दो सिस्टम है और उन दो सिस्टम को हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 1 है, इसका टेम्परेचर 2 है। तो लेट्स सपोज टेम्परेचर 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन टेम्परेचर 2, तो क्या होगा,
क्या होगा, यहाँ से हीट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से हीट फ्लो होना, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना और इसका टेम्परेचर कम है, तो जिसका ज़्यादा है वहाँ से हीट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हीट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस between system and surrounding, due to temperature difference between system and surrounding, uh, heat exchange takes place। ठीक है, हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस जनरली कहां से होगी, जनरली हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी। बात समझ में आ रही, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी उसके अंदर से हीट का ट्रांसफर होगा ना लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक है, और चेंज इन हीट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, चेंज इन हीट को डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा क्यू से। बात समझ में आ रही, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि चेंज इन हीट को हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक चीज और इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और देखिए, नेक्स्ट, की हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इसको आप लेके चलोगे, यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करोगे न्यूमेरिकल में, आप देख रहे हो कि हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है, तो यहाँ पर वो इसको पॉजिटिव लेके चलोगे, यानी कि जो भी वैल्यू दे रखी है हीट की वो पॉजिटिव लेके चलनी है। ठीक है, और अगर हीट एमिटेड बाय द सिस्टम, ठीक है, तो आप उसको नेगेटिव लेके चलोगे। कैसे लेके चलोगे, नेगेटिव वैल्यू लेके चलोगे। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन में कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर वो ऑप्शन भी देख के रखेगा जहां पर आप साइन कन्वेंशन उल्टा पुट कर रहे हो। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, साइन कन्वेंशन की बात है। बात समझ में आ रही है? तो ये दो चीजें ध्यान। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले ए वाला पार्ट सॉल्व करो। देखो, ए वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि जब 1 मोल आइडियल गैस को 10 लीटर के कंटेनर से 100 लीटर वाले कंटेनर में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैक्यूम बल्ब है। ठीक है, वैक्यूम बल्ब में यानी कि प्रेशर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, प्रेशर ही 0 है। ठीक है, वैक्यूम मतलब कोई प्रेशर नहीं है, यानी कि ये फ्री एक्सपांशन का केस हो गया। ठीक है, और प्रेशर की वैल्यू 0 हो गई, और प्रेशर की वैल्यू 0 होती, हम जानते हैं वर्क क्या होता है हमारे लिए, पी डेल्टा वी। और यहाँ पर अगर आप वर्क की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, आंसर क्या आएगा, वर्क क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया 0। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें क्या देखना है, जब 1 मोल ऑफ गैस एक्सपांड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर। ठीक है, तो यानी कि V2 जो है वो 5 है, V1 जो है ये आपका 1 है। ठीक है, अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, वर्क हमारे लिए होता है माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, और यहाँ वर्क ये आ गया, ये आ गया 5 - 1, आंसर आ जाएगा आपका -4 atm लीटर। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका वर्क। ठीक है, या तो लीटर एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेरिक लीटर, कोई
डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें एक 5 लीटर का सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, उसमें मोल्स जो प्रेजेंट है वो 10 मोल है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं 273 से ऐड कर दूंगा तो ये 300 केल्विन आ गया। ठीक है, केल्विन में लेना है हमें टेम्परेचर। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जब हमने इसमें होल किया तो सारी की सारी गैस निकल गई और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका वर्क देखना है। तो पहला देखो वर्क हमारे पास है -P डेल्टा V। ठीक है, तो वर्क बराबर होता है -P V2 -V1। तो V1 तो हमारे पास है 5 लीटर, V2 निकालना है। अब आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है कि PV बराबर होती है nRT। ठीक है, तो V आपको निकालना है, तो मोल्स कितने दे रखे हैं 10, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.083, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 और प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm। तो जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा 83 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 24। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा 249। तो यानी कि -P। ठीक है, P कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1। ठीक है, V2 कितना आ रहा है 249 माइनस 5। तो 249 माइनस 5 कितना आ जाएगा ये आपका -244। ठीक है, -244 लीटर एटमॉस्फेयर, ये आपका क्या हो गया सर। बात समझ में आ रही है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला वर्क बराबर -P डेल्टा V वाला। बात समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले, चलो आगे नेक्स्ट हमें देखना है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी, तो एक चीज बताओ कि कोई भी अगर सिस्टम है, ठीक है, तो अगर वो वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी, और अगर मान लीजिए वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज समझिए, जब सिस्टम होगा तो उसके पास पहले से भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अपने आप को इमेजिन करो, लेट्स सपोज आप हो, ठीक है, अभी जैसे मैं हूं, तो मैं अभी क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अभी लेक्चर लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी मेरे अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी होगी। जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि पहले मेरे पास कुछ अमाउंट में एनर्जी थी। ठीक है, जब मैंने वर्क किया तो वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, तो ड्यूरिंग जो ये चेंज आया है ये कहलाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और जो मेरे पास लेक्चर लेने से पहले जो एनर्जी प्रेजेंट है, तो लेक्चर लेने के बाद मेरे अंदर जो एनर्जी होगी तो वो मेरी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। लेक्चर लेने से पहले कुछ अमाउंट की इंटरनल एनर्जी होगी मेरे अंदर, लेक्चर लेने के बाद मेरे अंदर कुछ अमाउंट की इंटरनल एनर्जी होगी, और ड्यूरिंग जो चेंज आया है, ठीक है, उतनी अमाउंट की एनर्जी मैंने खर्च करी है। बात समझ में आ रही है। या फिर मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो अब जब खाना खाने से पहले मेरे अंदर कुछ एनर्जी कम होगी, जब मैं खाना खा लूंगा तो मेरे अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, न्यूट्रिशन मिल गया मुझे, तो ड्यूरिंग क्या हुआ, एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, तो यानी कि मेरे अंदर एनर्जी बढ़ी है, तो यानी कि एनर्जी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही, एनर्जी बढ़ी है यानी कि एनर्जी पॉजिटिव हुई है। तो ये होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जैसे मैंने अपनी बात करी वैसे ही सिस्टम के पास भी कुछ अमाउंट की इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सम एनर्जी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी सिस्टम। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ, अब देखो सिस्टम के अंदर बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, या तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो वो सिस्टम के अंदर एनर्जी वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट
हो सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, हो सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी is present in the form of translational energy, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये मतलब कुछ फॉर्म में इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, या अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके अंदर, ठीक है। एक्चुअल डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट कैलकुलेट internal energy of any system, internal energy of any system, ठीक है। we can we can only calculate, we can only calculate change in internal energy, ठीक है, change in internal energy, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी मेरे अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरे लेक्चर लेने के बाद मेरी एनर्जी कितनी हो, अभी मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, प्लस लेक्चर लेने के बाद मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, तो उस दौरान जो डिफरेंस आया है, ठीक है, वो एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली एक सिस्टम को लेके कि इसके अंदर कितनी एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो एनर्जीज प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें होती है, तो वो कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को पहले तो देखो डिफाइन ही किससे किया जाता है, ई से या यू से, पहली चीज तो ये, ठीक है, यही नहीं लिखी हमने। अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी U2 माइनस U1, ठीक है। U2 क्या है? U2 है इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेज, ठीक है। U1 क्या है? इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा हमारे लिए? U2 माइनस U1। बात समझ में आ रही है? ये है इंटरनल एनर्जी। तो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमें 3 लॉ पढ़ने हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एक्चुअली 4 पढ़ने हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं क्या होता है, या पहले एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट लॉ ही पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ को लास्ट में देखेंगे। तो पहले तो फर्स्ट लॉ समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? इसको फ्लॉट भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमसे कहता है कि एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इट
only transfer from one form to another form, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ एन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज आइसोलेटेड। क्या है? आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग आइसोलेटेड। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है, और ये एक सराउंडिंग है, ये एक सराउंडिंग है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सराउंडिंग। तो ये सिस्टम और ये जो सराउंडिंग है, ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों जो है एक यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? यूनिवर्स। अब एनर्जी जो है ये आपस में खेल रही है, कभी सिस्टम एंड सराउंडिंग को दे रहा है, कभी सराउंडिंग सिस्टम से ले रहा है, ठीक है। तो यही एनर्जी जो है एक दूसरे में लेन देन चलता जा रहा है, ये आपस में ही खेलते रह रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी तो कांस्टेंट रही ना, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जैसे मान लीजिए सिस्टम ने एनर्जी कुछ अमाउंट की लूज करी है, वो सराउंडिंग ने एक्सेप्ट कर ली है, या सराउंडिंग ने कुछ अमाउंट की एनर्जी लूज करी है, वो सिस्टम ने एक्सेप्ट करी है। तो ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी तो कांस्टेंट हुई ना, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या होगी? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या होगी? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स तो सिस्टम की एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग होगी। बात समझ में आ रही है? अब अगर सिस्टम ही लेगा तो सराउंडिंग, सिस्टम अगर लूज करेगा तो सराउंडिंग एक्सेप्ट कर लेगा, और सराउंडिंग अगर लूज करेगा तो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। तो ओवरऑल जो नेट एनर्जी है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो देखो क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्या होता है? वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है Q प्लस W, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा E क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? और Q क्या है? हीट। W क्या है? वर्क। बात समझ में आ रही है? और ये जो है इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करती है। क्या किसको डिफाइन करती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। जाहिर सी बात है कि अगर कोई सिस्टम है, उसके पास अभी मान लीजिए कुछ U1 अमाउंट की इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। जब हम उसको हीट देंगे, जब उसको हम हीट देंगे, ठीक है, अभी उसके पास कितनी अमाउंट की एनर्जी है? U1, ठीक है। जब हम उसको हीट देंगे तो उसकी एनर्जी में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं U2, ठीक है। जैसे इंटरनल एनर्जी थी, उसको हीट दी है, उसने में कुछ वर्क हुआ, ठीक है, तो ये U इधर चला जाएगा, तो U2 माइनस U1 ये बराबर आ गया Q प्लस W, और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया बराबर Q प्लस W। बात समझ में आ रही? ये हो गया। तो इस तरीके से डेरिवेशन है। डेरिवेशन इतना कोई खास है नहीं, इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर होती है Q प्लस W के, ठीक है। अब अलग अलग प्रोसेस के दौरान याद करो, हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ी थी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो उन अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क में आपस में क्या रिलेशन होगा, ये हमें पढ़ना है अब, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अब देखते हैं ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो पहली ये है, पहला पॉइंट है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस की बात करते हैं। तो इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। वो क्या है?
ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस change in internal energy for ideal gas is zero. ठीक है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस change in internal energy ठीक है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मुझे एक चीज बताना, हमारे हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या थी, Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो जब मैं ये वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, वर्क के बराबर। अब ध्यान से इधर देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि हीट जो है वो बराबर है इंटरनल वर्क के बराबर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आ नहीं रहा। तो यानी कि जैसे ही आप किसी सिस्टम को, मान लीजिए ये अपना सिस्टम है, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी जीरो है, यहाँ पे कोई इंटरनल एनर्जी चेंज का नहीं हुआ, तो जितनी भी आप इसको हीट दे रहे हो, वो हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। किस में हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो और सिस्टम वर्क कर रहा है, तो यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क अगर डन बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम अगर काम करेगा तो वो वर्क कैसा होगा, वो वर्क नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? वो वर्क कैसा होगा, वो वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से डेरिवेशन इस तरीके से करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है फॉर आइडियल गैस वो जीरो होती है। उसके बाद तो यानी कि मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि हीट absorbed by the system is completely used in work done by the system। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस के टाइम पे क्या कांस्टेंट था, क्या चेंज नहीं हो रहा था, बताओ, मेरे लिखने से पहले सोच लेना। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अब एक चीज बताओ, ठीक है, हमें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा ई बराबर क्या था, W। ठीक है, और W क्या होता है, तो W होता है माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, और माइनस पी डेल्टा वी के दौरान तो यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो क्या है, डेल्टा वी जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, डब्लू हो जाएगा जीरो। तो डब्लू अगर जीरो हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हीट के बराबर। तो यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम कोई काम ही नहीं करेगा। जितनी भी आप सिस्टम को हीट देते जाओगे, ये सिस्टम हो गया, सिस्टम को आप जितनी भी हीट देते जाओगे वो उससे अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज करता रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क रिमेन्स जीरो। ठीक है, तो टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, will increase the
इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट हम ले लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो नेक्स्ट है हमारे लिए कौन सी प्रोसेस है? थर्ड थर्ड है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ, टाइम 15 से 20 मिनट। नेक्स्ट हमारी है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान क्या होता था, तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट रिमेन कांस्टेंट, याद है? तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्या कांस्टेंट रहता है? हीट कांस्टेंट रहती है, यानी कि डेल्टा क्यू जीरो है। और अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो सच बताना कसम खा के कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है Q प्लस डब्ल्यू, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर Q जीरो हो गया है, Q अगर जीरो हो गया है तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर वर्क हो गया क्या? बताओ ना, हो गया क्या? यस, हो गया। तो यानी कि, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, बराबर किसके है? वर्क के। किसके बराबर है? वर्क के। तो यानी कि सिस्टम जितना भी वर्क करेगा, तो यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम विल डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और एंड वर्क वर्क डन ऑन द सिस्टम, on the system will increase the internal energy। ठीक है, तो यानी कि सिस्टम अगर वर्क करेगा, जाहिर सी बात है सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगा। यस, और अगर मान लीजिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे, और अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम वर्क की वैल्यू क्या होगी सिस्टम के लिए? पॉजिटिव। और अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट चीज, इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे एक चीज बताओ कि इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? तो इंटरनल एनर्जी तो है स्टेट फंक्शन। कैसी फंक्शन? स्टेट फंक्शन। ठीक है, और वर्क कैसे फंक्शन है? वर्क है पाथ फंक्शन। वर्क कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। अब एक चीज बताओ, क्या स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। स्टेट फंक्शन और वर्क फंक्शन बराबर नहीं, सॉरी, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन जो है वो बराबर नहीं हो सकते। लेकिन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क बिहेव एज स्टेट फंक्शन। किसकी तरह बिहेव करता है? स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा नंबर है? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस के दौरान क्या होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस आप अच्छे से जानते हो क्या होती है। ठीक है, जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहती है, या इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट जो है वो डिफाइन नहीं होती। देखो, तो इंटरनल एनर्जी बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू।
ठीक है। आप जानते हो कि जो इंटरनल एनर्जी है वो होती है स्टेट फंक्शन। ठीक है, जैसा फंक्शन है स्टेट फंक्शन। तो और साइक्लिक प्रोसेस ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ऑब्वियसली बात है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी जीरो आएगी बिकॉज इट्स अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन ये जीरो आते ही अब हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q प्लस डब्ल्यू बराबर क्या है, जीरो। तो यानी कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q बराबर माइनस डब्ल्यू। ठीक है, किसके बराबर हो गई है, Q बराबर माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी वहां पर भी Q बराबर माइनस डब्ल्यू था, और यहाँ पर भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी Q बराबर माइनस डब्ल्यू है। ठीक है, तो सारी बातें वहीं से है, वहीं के स्टेटमेंट सेम हो जाएंगे, कोई अलग स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट प्रोसेस बची है जो कि है आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस से एक नई टर्म का जनरेशन होता है जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है, देखो एंथैल्पी का कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, आपको बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लैंग्वेज ही लिखी हुई होगी कि एनर्जी बराबर होता है U प्लस PV। ठीक है, तो जनरली डेफिनेशन आपको यही मिलेगी, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यही लिखी हुई मिलेगी। तो ये एंथैल्पी वर्ड आया कहाँ से, ठीक है, तो वो यहीं से आया है। ठीक है, एक्चुअली ये जो इक्वेशन है U प्लस पीवी U प्लस पीवी U प्लस पीवी, तो जब थर्मोडाइनमिक्स की स्टडी करी जा रही थी तो ये इक्वेशन बहुत बार रिपीट हो रही थी, तो इसीलिए इसको एक अलग से टर्म दे दी गई है एंथैल्पी के नाम से, और कोई इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मिक प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि डेल्टा पी जीरो है। अब डेल्टा पी जीरो है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू। इसके बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी को किसके बराबर ले सकते हैं, Q प्लस, अब W को किसके बराबर लूं मैं, माइनस पी डेल्टा वी। किसके बराबर ले, माइनस पी डेल्टा वी के बराबर लेंगे। ठीक है, अब देखो, तो यानी कि मैं यहाँ पर क्यू पी को इसके बराबर ले सकता हूँ डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के, इसके बराबर पी डेल्टा वी के। ठीक है, अब देखो क्यू पी को मैं लिख सकता हूँ E2 माइनस E1 डेल्टा वी है, प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब इस पी डेल्टा वी को, आप पी डेल्टा वी को भी ओपन कर लीजिए, E2 माइनस E1 प्लस पी V2 माइनस V1। ठीक है, जब इसको लिखोगे तो E2 माइनस E1 प्लस पी V2 माइनस पी V1। ठीक है, लिख सकते हो। तो देखो आगे क्या लिखेंगे, व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 बराबर, सॉरी E2 माइनस E1 बराबर नहीं आएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो E2 प्लस PV2 माइनस E1। ठीक है, माइनस E1 एंड प्लस PV1। ठीक है, ये इक्वेशन, यहां से मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ QP। तो ये जो इक्वेशन है E2 प्लस PV2 ये इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी नहीं एंथैल्पी। तो यहाँ पे H2 माइनस H1। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन जनरेट हुई है E2, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये जो है एंथैल्पी के बराबर होती है, इसके बराबर होती है एंथैल्पी। तो यहाँ पे ये नई टर्म जनरेट होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये H क्या है, यहाँ पर ये H है एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम।
H क्या है यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो ये इतना सिस्टम, मतलब सिस्टम की बातें हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो अब क्या करना है हमें। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है a gas occupies 2 liter at STP. It is provided 300 joule of heat so that its volume becomes 2.5 liter at 1 atm. Calculate change in internal energy. तो हम internal energy जानते हैं, वो बराबर होता है Q plus W। ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, 300 जूल के बराबर है। ठीक है। और वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो यानी कि 1 बराबर 2.5 से 2 लीटर हो रहा है। तो वर्क आ रहा है लीटर एटमोसफेयर इतना। ठीक है। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 101.3 से। ठीक है, 101.3 से। बात समझ में आ रही है? तो फिर अब देखो, ये हो गया जूल में। ठीक है, ये जूल में हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर आएगा 300 माइनस 0.5, या इसको आधा कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 0.5506, तो 50.6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, माइनस करना तो आता ही होगा। देखो नेक्स्ट, अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड A system is provided with 100 joule of heat. Work done by the system is 20 joule. What is the change in internal energy? बहुत बढ़िया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर Q प्लस W। ठीक है, Q कितना दे रखा है आपको, 100 जूल ऑफ हीट। वर्क डन बाय द सिस्टम, डन ऑन द सिस्टम है, सॉरी, डन ऑन द सिस्टम। डन ऑन द सिस्टम यानी कि वर्क हमें पॉजिटिव लेके चलना है, तो यानी कि ये हो गया पॉजिटिव, ये आ गया 120 जूल, खत्म। ठीक है, तो ये ऐसे साइन का आपको ध्यान रखना है, डन ऑन द सिस्टम लिखा हुआ है या डन बाय द सिस्टम लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये था थर्मोडायनेमिक्स का आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी है। इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है आपको आप हमारी वेबसाइट पे जाके मिलेंगे, और वहां पर आपको और भी नीट एनोटेशन की PDF, चैप्टर वाइज CRE, लेक्चर वाइज असाइनमेंट, ठीक है, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ये सब अवेलेबल है। तो ये सब आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर टॉपिक की बात करें, तो आज का पूरा ही लेक्चर इंपॉर्टेंट था, और सबसे इंपॉर्टेंट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर Q प्लस W। ठीक है, इसको तो याद ही रखना है, हाथों में गुदवा लो इसको, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इससे हमने अलग अलग प्रोसेस के दौरान हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, क्या इनकी चेंजेस होती है, तो ये सारी कहानी इंपॉर्टेंट थी। आज का लेक्चर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि अगला लेक्चर आने तक आपको नोटिफिकेशन हमारे हर एक लेक्चर की आपको मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू।